ये है TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं बातें विशेष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश। 1962 के समय के हालात से आज के हालात की तुलना इस समय अक्सर देखी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब कहा कि 1962 के बाद ये उस तरह का सबसे बड़ा तनाव है, या फिर जब ये कहा जाता है कि माओ के बाद उस तरह की महत्वाकांक्षा वाला कोई राष्ट्राध्यक्ष चीन को मिला है तो वो शी जिनपिंग हैं, या वो खुफिया रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि जैसे 1962 में अक्टूबर के महीने में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इस बार अक्टूबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। 1962 के साथ ये एनालॉजी क्यों ड्रॉ की जा रही है, ये समानता क्यों दिखाई जा रही है? असल में शी जिनपिंग और माओ के व्यक्तित्व में बहुत सारी समानताएं हैं। मसलन उसी तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी तरीके से खुद को सर्वोच्च लीडर के तौर पर इतिहास में स्थापित करने की जिद है, उसी तरीके से चीन को सबसे शक्ति संपन्न बनाने की अंधी महत्वाकांक्षा है। जो माओ में थी वही शी जिनपिंग में है। इसीलिए चेयरमैन माओ को संविधान में पढ़ाया जाता है और शी जिनपिंग को जैसे चेयरमैन माओ को वहाँ के संविधान में जीते जी पढ़ाया गया, लिखा गया, उसी तरीके से शी जिनपिंग ने भी अपनी फिलॉसफी को जीते जी संविधान में शामिल कराया है। 1958 में माओ एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ सामने आए थे जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसमें वो चाहते थे कि ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति है उसको चीन पीछे कर दे। बाकी देशों में जो अनाजों का उत्पादन होता है, चीन में उससे कहीं कहीं ज़्यादा अनाज उत्पादन हो, और इसके लिए दो एक तरीके से फतवे अपने यहाँ उन्होंने जारी कर दिए। एक तो ये कि हर एक चीनी को अपने घर के पीछे भट्टी लगानी पड़ेगी, स्टील बनाने की, लोहा बनाने की, औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने की, और हर एक किसान को केंद्रीय भंडार में जो वहाँ का सेंट्रल ग्रेनरी थी उसके लिए अनाज देना पड़ेगा। साथ ही कुछ एक अजीब तरीके के फैसले भी लिए गए। मसलन उन्होंने कहा कि 3 तरह के हमारे दुश्मन हैं घर के भीतर, वो हैं मच्छर, चूहा और गौरैया। गौरैया को ये कहा गया कि अनाज खा जाती है, और उन्होंने इकोसिस्टम बदलने की कोशिश की, जो फूड चेन है उसको बदलने की कोशिश की। गौरैया को चुन चुन कर मार दिया गया। गौरैया का सबसे बड़ा दुश्मन उस समय चीन बना। चूहे तो मारे ही गए, मच्छरों को मारा गया, लेकिन इस सब में हुआ क्या कि फूड चेन गड़बड़ाई और उसकी वजह से बहुत बड़ा अकाल देखने को मिला। अकाल की वजह से, भुखमरी की वजह से 4 से 5 करोड़ लोग मारे गए। तो ये जो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड लेने चले थे माओ, उसके विरोधी उनके यहाँ ही पैदा हो गए। यहाँ के CCP में बहुत सारे विरोधी पैदा हो गए। उन्होंने उनके विचारों को शुद्ध करने के नाम पर उनको निपटा दिया। इसी तरीके से शी जिनपिंग ने भी अपने विरोधियों को इस दौरान जो कोविड के बाद बने हालात हैं, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था, आपको मालूम होगा कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति खपत के मामले में करीब 7% की गिरावट आई है, और जो वहाँ की खुदरा बिक्री है जिसमें सरकारी खरीद भी शामिल होती है, उसमें करीब 12% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लोग शहरों से गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, और यही वजह है कि शी जिनपिंग को सामने आकर ये कहना पड़ा है कि उद्योगों के संदर्भ में नए इनिशिएटिव्स लिए जाएं, खपत बढ़ाई जाए, घरेलू खपत बढ़ाई जाए, और ये कहा जा रहा है कि अपनी प्लेट में कोई अनाज ना छोड़ें। इसीलिए उन्होंने क्लीन प्लेट ड्राइव भी शुरू की है, क्योंकि अनाज की बहुत बड़ी समस्या है। एक बार फिर से वहाँ पर अकाल वाले हालात बन रहे हैं, और इधर मैंने आपको बताया कि खपत, वहाँ कंजम्पशन लोगों का बहुत बुरी तरह कम हो गया है। अर्थव्यवस्था गजब के ढलान पर है। हालांकि ये फिनोमिनन लगभग पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, लेकिन चीन में यह अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, और चीन में जहां लोगों को दूसरी तरीके की आदतें डाली गई थी, वहां अचानक ये हालात उनसे संभल नहीं रहे हैं। इसीलिए शी जिनपिंग वहां पर अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए अब वो करना शुरू कर रहे हैं जो हमको चारों तरफ दिखाई देता है। वो ताइवान के स्वरूप में हो, वो लद्दाख के स्वरूप में हो, वो सेनकाकू के स्वरूप में हो, रूस के किसी शहर व्लादिवोस्तोक को ये बताना कि ये हमारा था, उस रूप में हो, या वहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनर मंगोलिया में लोगों ने ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है कि हमारे ऊपर कुछ एक चीज़ें थोपी जा रही हैं। जैसे मैंडरिन है, मैंडरिन में ही हमको लाइसेंस लेने के लिए कहे जा रहे हैं, मैंडरिन में पढ़ाई करने के लिए कही जा रही है, जो हमको मंजूर नहीं है। अब धीरे धीरे वहाँ पर हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। और जैसे तब असल में एक स्वीडन के एक बड़े
स्ट्रैटेजिक राइटर हैं जिन्होंने चाइनीज़ वॉर ऑफ इंडिया लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि माओ ने तब उग्र राष्ट्रवाद को अचानक ग्रेट लीप फॉरवर्ड के फेल होने के बाद छोड़ा था और उसके बाद बाहर सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इंडिया को पहचाना था और हमला कर दिया था। 62 में वही हुआ था और इस समय शी जिनपिंग भी अंदर कई मोर्चों पर इस तरीके से घिरे हुए हैं। कई विरोधियों को उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर निपटा दिया है। कई गायब हैं, लाखों बताई जाती है उनकी संख्या, लेकिन अब दूसरी तरफ हालात फिर भी नहीं संभल रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से वो चारों तरफ तनाव पैदा करने की कोशिश और एलएसी के अलॉन्ग वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आपके सामने इस वक्त है। इसीलिए शी जिनपिंग में, माओ में, 2020 में, 1962 में समानताएं देखने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ही ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, आप भी इससे जुड़ी कोई बात मेरे साथ बांटना चाहते हैं बातें विशेष में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपकी टिप्पणियों का। बातें विशेष में आज इतना ही।